आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 सेकंड बुक NCERT। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल और इसका केवल इंट्रो पार्ट रहेगा इसमें कि इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे एक्चुअली में क्या क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या सब इसका नाम का मीनिंग क्या है इसका, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे जैसे इसके नाम की हेडिंग है इंटीग्रल, बहुत से बच्चे इस चैप्टर का नाम ही गलत बोलते हैं। आप अपने दोस्तों से सब कहेंगे इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 का इंटीग्रेशन वो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल की अगर बात करें, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। इसी से हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ा था इंटीजर यहीं से निकल के आया। देखो इंटीजर और इंटीग्रल लगभग एक ही बात, दोनों का मतलब होता है कंप्लीट। इसीलिए इंटीजर जो हम लोग पढ़ते थे ना वो कंप्लीट नंबर्स होते थे, इंटीजर कभी पॉइंट्स में नहीं होते थे, जैसे 2.3 2.4 या -1 पॉइंट, ये कभी इंटीजर नहीं होते थे, कंप्लीट आंसर आता है इनका। अच्छा, तो इंटीग्रल होता है एक्यूमुलेट कर देना किसी चीज़ को, जोड़ देना, जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो हम लोग पढ़ के आए ना, डिफरेंशिएशन क्या होता था, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब ये क्या उन सबको ऐड कर देगी, एक्यूमुलेट कर देगी, गैदरिंग, इसका एक और काम होता है गैदरिंग। चलो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का एकदम उल्टा। एक और नाम होता है इसका प्रिमिटिव, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है फाइंड द प्रिमिटिव, तुम कहोगे यार ये क्या है, तो समझो इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव तो बच्चा चलो समझ लेता है, डेरिवेटिव का उल्टा। और फिर इसका एक और नाम क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। सबसे पहले यार ये होता है सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर इंटीग्रल नहीं होता तो जितने भी कर्व है ना, कर्व जैसे रेक्टेंगल का एरिया 8th क्लास में हमने पढ़ा है, हर एक बच्चा फाइंड कर लेगा, लेकिन अब एक भी बालक फाइंड नहीं कर पाएगा। इस लाइन को हटाया और मैंने ये कहा, मैंने कहा अब इसका एरिया फाइंड करो, जो ये मैंने बना दिया ना, मैंने कहा इसका एरिया फाइंड करो। अगर आपको इंटीग्रल नहीं आता है तो आप फाइंड नहीं कर सकते इसका एरिया, ठीक है। वो हमारा चैप्टर 8 भी है जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, जहाँ पे एरिया अंडर द कर्व। तो कहने का मीनिंग है ये एरिया बताता है कर्व के नीचे का। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, एरिया अंडर द कर्व, कर्व वाले जितने भी हैं, जैसे कोई आपसे पूछे भाई इसका एरिया बताओ क्या होगा, तो ये आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको इंटीग्रल नहीं आता है। तो जितने कर्व वाली प्रॉब्लम्स थी ना, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये कायदे में देखा जाए, एरिया निकालने के लिए ही मार्केट में आता है कर्व का, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब सर और भी क्या इसका यूज़ था क्या, हाँ जी भाई साहब इसका बिल्कुल यूज़ था। तो देखो क्या था, डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x³ का डिफ्रेंशिएशन बताओ, आप बोलोगे 3x²। सही बात है, मैंने आपसे बोला कि x³ का डेरिवेटिव बताओ, आपने क्या बोला 3x²। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है, सोच के बताना, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि सर किस फंक्शन को डेरिवेटिव करके 3x² मिला, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। समझो x³ का डेरिवेटिव क्या है, 3x²। मान लो अब ये आपको नहीं पता, सीधे मैंने आंसर लिख दिया, मैंने कहा होता यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 3x² आएगा, तो ये भी तो क्वेश्चन बना। नहीं बात आ रही समझ में, नहीं आ रही, तो यार ये कौन सा तरीका, हमने पूछा नहीं आ रही, ये क्या तरीका, ऐसे को आ रही है, ये नहीं आई। एक फंक्शन है x³, उसका आपने डेरिवेटिव निकाला, आंसर आया 3x²। जैसे आपसे मैं बोलूँ x × y = 10 है, किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 10 आया, क्या ये क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, आंसर आया 3x²। अब उल्टा बोलो इसको, किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें कि आंसर क्या आ जाए 3x²। तो जब ये टाइप की प्रॉब्लम्स आई तब उसके लिए मार्केट में आया एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल तो बाद में नाम रखा गया, फिर आया मतलब डेरिवेटिव का एकदम उल्टा, जिसको क्या बोला गया, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, अब समझो जरा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ
3x² एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ आई? समझो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड किया, क्या है 3x², और ये इसका एंटी होता है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² क्या होगा? एक्स क्यूब होगा। अरे बताओ ना यार। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या आएगा? 3x²। तो मैं क्या बोलूँगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x²। क्या बोलोगे आप? यस और नो? यही तो बोलोगे आप। ठीक है, हाँ, +2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, इसका क्या आएगा? 3x², तो एक्स क्यूब का 3x², 10 तो कांस्टेंट का 0, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x²। तो आप क्या लिखेंगे? क्लियर है? अब ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप इंटीग्रल के क्वेश्चन देखेंगे सबके एंड में सी लगा देते हैं। सी, वो सी क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। सर वो क्यों आता है? देखो, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को, तो आप बोलोगे 3x²। सही बात है, इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो गया तो इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोलूँ कि 3x² का एंटी डेरिवेटिव आप क्या बोलोगे? 3x² के एंटी आप क्या बोलोगे? ये आंसर। तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव के कितने आंसर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और वो इनफाइनाइट आंसर किस लिए हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ, अगर कांस्टेंट नहीं होता, जैसे एक बच्चे का आंसर आया x³, एक का आया ये, एक का आया ये, लेकिन इन सब का एंटी डेरिवेटिव क्या? 3x²। यस और नो? अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे पर्सनली कि इसका आंसर लिखा है या इसका आंसर लिखा है या फिर इसका आंसर लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन तो अलग अलग है। ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन तीनों का आंसर क्या है? सेम। अब मुझे पर्सनल ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि किसका आंसर लिखा है। तो कन्फ्यूज़न कैसे दूर कर देते हैं? 3x² + c, जो आंसर आएगा ना वो क्या हो जाएगा बाद में? c का 3x² नहीं, x³ + c। ठीक है, जो भी इंटीग्रल का आंसर आता है, आंसर निकालो और बाद में लगा दो +c, बिकॉज ऑफ दिस। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, इसलिए इंटीग्रल का जो भी आंसर आएगा वो हो सकता है बुक से ना मिले आपको, क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर, डिफरेंशिएशन का आंसर बुक के पीछे मिल जाएगा, इसके नहीं मिलेंगे, मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट और कुछ हो सकता है, हमारा और कुछ हो सकता है। आंसर नहीं मिलेगा, ये दिमाग में लेके चलो। अपने सॉल्यूशन को गलत मत समझना कि हमारा गलत तो नहीं हो गया। क्या बात समझ आ रही है ये चीज़? तो सी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है भाई साहब? 0 हो जाता है। समझ गए ना जो मैं चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ? नॉलेज वाली बात ज़्यादा होंगी आज, नंबर वाली कल से स्टार्ट होगी। ये सी का यूज़ क्यों करते हैं आप ये जान लो। अच्छा जी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे, ये हमको पता लग गया। अब चलिए सर, d/dx x³ का आंसर आया 3x²। ठीक सर, ये 3x² बताता क्या है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ अ, तो ऐसे ही एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² को देखो कैसे लिखेंगे। ऐसे ही एंटी डेरिवेटिव का साइन ये हो जाता है, और किसका? 3x² और dx, इसका आंसर क्या है? x। मान लो मैं ये लिखता हूँ, समझेंगे एक एक करके समझेंगे, अभी बताएंगे। अभी ये अभी मैंने आपको इंटीग्रल का कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, पर इसी के बेस पे लिख दिया। ये इंटीग्रल का साइन होता है। ये साइन ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसमें कर्व आ रहा है और ये एरिया अंडर द कर्व बताता है, इसलिए बहुत सोच समझ के इसका साइन रखा गया। अच्छा, और किसका निकाल रहे? 3x² का, और ये बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी तो ना किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो इसका आंसर है x³ + c। ठीक है सर, अब सुनो, जो आंसर आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या आता है? इंटीग्रल। और हमारा जो यहाँ लिखा होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, GRAND। और dx जो होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट
ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। और जो सी होता है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या? देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है, बट ये ऐसे कांस्टेंट होता है जो कि चेंज होते रहते हैं। अब आपको सर ये क्या बात, चेंज होता तो उसको वेरिएबल बोलो। अब वेरिएबल इसलिए नहीं बोला, ध्यान से समझना इसको, कि सर कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, पहला डाउट ये। फिर सर ये आर्बिट्रेरी क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा तो आप कहोगे सर इसे वेरिएबल क्यों नहीं बोले। ये 3 क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बनते हैं, पहले जान लो। कांस्टेंट क्या होता है, अगर 2 है तो वो जिंदगी का 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आर्बिट्रेरी क्या है, यहाँ पे देखो 2 आ गया, चेंज होके -10 आ गया, चेंज तो हो रहा है लेकिन चेंज होके आएगा कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हर केस में क्या होता है। तो सर इनको वेरिएबल क्यों नहीं बोला? वेरिएबल इसलिए नहीं बोला, अगर वेरिएबल होते तो इनका डेरिवेटिव होता। फिर अगर वेरिएबल होते सपोज इनका क्या होता, डेरिवेटिव होता, तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सब नामकरण है, आप जान लो इसको। इंटीग्रल जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रांड होता है, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। क्लियर है जी? ये पूरा मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। अच्छा जी, तो सर ये बताइए ज़रा, अब जो हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो जो ये एक्स क्यू आया, ये हमको क्या चीज़ बताता है? जब इंटीग्रेशन हमको बताता है स्लोप, सॉरी डिफरेंशिएशन बताता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, फिर इंटीग्रल हमको क्या चीज़ बताता है? तो क्या बताता है ये? फैमिली ऑफ द कर्व, फैमिली ऑफ द कर्व। अब सर ये क्या आपने नई बात बता दी, तो जान लो इसके बारे में भी पढ़ते हैं अच्छे से कि फैमिली ऑफ द कर्व क्या था। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई सा भी मान लो हम लोग ग्राफ लेते हैं, सपोज मैंने आपसे ये बोला, ध्यान से देखें सारे बच्चे, d/d एक्स स्क्वायर का क्या निकल के आएगा, 2x। डिफरेंशिएशन तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 2x dx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस और नो? मैंने एक्स स्क्वायर इसलिए लिया, एक्स क्यू वाले का ग्राफ बनाने में दिक्कत हुई, एक्स स्क्वायर का बड़ा सिंपल, तो क्योंकि बुक में भी यही दिया गया, आपके तो फील कर पाएंगे। फैमिली ऑफ द कर्व कैसे बताता है, देखो केवल एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो बच्चा बता देगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन सी भी तो है, अब सी क्या है, कांस्टेंट। अगर सी 0 है मान लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 का ग्राफ, ठीक है। हो सकता है सी की जगह क्या हो भाई साहब, 1 हो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। और हो सकता है यहाँ पे 2 रहा हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। और हो सकता है भाई साहब यहाँ पे कांस्टेंट -1 रहा हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ। तो आप समझ रहे ना, जो आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है पूरा किसका बना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी का बना है ना ये। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, फैमिली। ये देखो ये कर्व है, तो ये सब क्या है, कई सारे कर्व है, तो फैमिली ऑफ द कर्व। अब उस फैमिली का नाम क्या, पैराबोला। इसने पैराबोला बन गया, तो इसने किसके बारे में बताया, फैमिली ऑफ द पैराबोला के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये हमको बताता है फैमिली। ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। अगर एक बात सुनो यार, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, एक बनेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ बनाओ, तो इनफाइनाइट बन जाएंगे कर्व। तो वो क्या होता है, फैमिली ऑफ द कर्व। और एक ऐसी फैमिली, इसके अंदर एक और खासियत होती है, एक ऐसी फैमिली के बारे में मैं बताता है कि अगर आपने सपोज कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी एट रैंडम, ये फैमिली ऑफ द कर्व भी स्पेशल टाइप का है। और कोई भी आपने एक ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल अगर आपने ड्रॉ कर दिया और फिर आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करे ये, तो ये सब आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। ये सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ये भी खासियत ये बताता है। तो इंटीग्रल जो हमको बताता है, ये हमको फैमिली ऑफ द कर्व बताता है, ठीक है। कैसी फैमिली ऑफ द कर्व, उस कर्व का नाम हो सकता है एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, जो भी कर्व हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े। बट ये ऑब्जेक्टिव में केवल ये आएगा कि ये बताता क्या, तो फैमिली ऑफ द कर्व भी बताता है, एरिया अंडर द कर्व भी बताता है। क्लियर है सर? अच्छा फिर सर इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी का इंटीग्रल फाइंड करते हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। अब देखो, अगर मैं इंग्लिश पे जाऊं तो इंटीग्रल एक एडजेक्टिव है और इंटीग्रेशन एक नाउन है। तो ये क्या यूज़ करते हैं
ये मतलब बेसिक चीज़ है, अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हो। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है कि क्या, जैसे ये डिफरेंशिएशन से हमने कैसे इंटीग्रल फाइंड किया, इस प्रोसेस को बोल दिया गया इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो फाइनली एक बार रिकॉल करते हैं, जितना वाइट बोर्ड पे लिखा है क्या सारी बात समझ आ रही है? नंबर वाली बात बहुत कम हुई है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा हुई है। नंबर के लिए तो बस आप ये जान लो कि फैमिली ऑफ द कर्व बोलते हैं और इसके नाम एंटी डेरिवेटिव हैं और प्रिमिटिव है। ये थोड़ा देखो, ये केसिस से नाम है, इसका नाम दिया गया, प्रिमिटिव कहते हैं इसको। अच्छा, ये इनके नामकरण देख लो कि इस इंटीग्रांड, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल्स और आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों बोलते हैं वो सारा मैंने बता दिया। भूल भी जाओगे तो नंबर के लिए नुकसान नहीं है, नॉलेज के लिए, क्योंकि वीडियो बनता है तो मैं सारी बातें बताता हूँ आपको। फैमिली ऑफ द कर्व का, अच्छा ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करे हैं, अच्छा जो ये लाइन ड्रॉ की है इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये सीधी हो या टेढ़ी, कैसी भी कर दो यहाँ पे सब बराबर होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना देखो फिर मैं सोचूँ और क्या बताना है। चलो अच्छा, अब देखो कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं आज तक उनका किसी ने इंटीग्रल फाइंड नहीं कर पाया। वो एक दो एग्जांपल के लिए आप जान लो कि किसी ने e⁻x² का आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना जिसका डेरिवेटिव ये हो। आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अभी मैंने आपको बताया था x², इसका आंसर क्या था, ऐसे कुछ अब अभी बताएंगे ये था ना। तो आज तक कोई भी, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो आप बोलोगे ये होगा, यस और नो, यही तो होगा ना। तो आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बना जिसका डेरिवेटिव ये हो। तो ये एक नंबर के लिए याद रखें। और ये तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया, और एक ये है sin x/x। इस आज तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना जिसका डेरिवेटिव sin x/। तो ये दो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लें। यहाँ भी ऐसा भी है, एक्सेप्शनल केस है, नहीं है ऐसा कोई। अच्छा अब देखो, जैसे अगर एक हमको ये दिया गया एक फंक्शन है x² और एक फंक्शन है मान लो भैया sin x, बोला गया कि इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है सी, तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कैलकुलस चलता है। मतलब क्या होगा, प्लस माइनस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग, अगर माइनस होता तो भी हम अलग कर देते, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर ये होता x² इंटू साइन एक्स इंटू, तो आप अगर सोच रहे हो कि हम इसको ये कर दें, तो ये इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है और ना ही डिवाइड में होता है। तो अलजेब्रा जो लगती है ना, वो केवल प्लस और माइनस में लगती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होती है। अच्छा, डेरिवेटिव में जैसे प्रोडक्ट रूल था और क्वोशिएंट रूल था, किसमें था, डेरिवेटिव में, लेकिन ऐसा कोई भी रूल इंटीग्रल में नहीं है। अगर होता तो इसका आंसर आ जाता। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि क्वोशिएंट रूल इंटीग्रल में नहीं होता। अगर होता तो ये इसका आंसर आ जाता, इन दोनों फंक्शन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई का एडवांस वर्जन है आइलेट, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों ही इंटीग्रल में नहीं होते हैं। क्या चमका? और आपको इंटीग्रल का कोई फार्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। डेरिवेटिव का जस्ट आप लोग उल्टा करते चले जाओगे, डेरिवेटिव उल्टा करो वही आंसर आ जाएगा। तो अब मैं पूरे फार्मूले का चार्ट और बना देता हूँ, उसको लिख लेना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और फिर आप लोग से याद कर लियो। ठीक है, दो तीन बातें समझ गए। प्रोडक्ट रूल नहीं इसमें अप्लाई होता, किसमें, इंटीग्रल में। क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई नहीं होता, प्लस माइनस चल जाता है। ठीक है सर, जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। डीप में बहुत है पढ़ने को। ये ऐसे दो फंक्शन है जिनका आज तक कोई भी आंसर नहीं बता पाया, एक्सेप्शनल केस है इंटीग्रल के ये। और 7.1 की बात करें आगे, और तो ज़्यादा कुछ नहीं वैसे। ठीक है, अब मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ पूरे, हटाओ। चलो देखो इधर, देखो ये जो मैंने कुछ लिखे हैं इसको अभी इसको बताएंगे एंड में, क्योंकि ज़ीरो का इंटीग्रेशन में बच्चे कंफ्यूज। अब अगर x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x की पावर n आएगा। ठीक, और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, सही बात है। अच्छा, तो उल्टा कैसे करेंगे, ये साइन देखो, डेरिवेटिव का साइन कब हटा, जब हमने एंटी डेरिवेटिव किया, तो ये आ जाता है इस तरफ। तो इसका जो आंसर होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन प्लस c। तो देखो सगुन का आपको लगाना ही है।
e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो ये हटाओ और इंटीग्रल का साइन लगाओ dx, तो ये इसका आंसर हो जाए। मतलब अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ये यहाँ उठेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइन हटेगा, प्लस c तो देखो यार लगता ही रहेगा dx, तो ऐसे साइन x। अब जब देखो cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन x, क्या था माइनस साइन, बट मैंने क्या किया, इस माइनस को इस जगह लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, ये सब हटा दो। मतलब आपको डेरिवेटिव से ही फॉर्मूले बना लेना है, याद नहीं करना है। अब cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस को हम इस तरह भेज सकते हैं, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x। cos x का tan x का वो फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे। ये वो फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव से हम लोगों ने बनाए हैं, ये वो वाले फॉर्मूले। वैसे tan x का इंटीग्रल अलग होता है, ठीक है, sec का अलग होता है, ठीक है। ऐसे sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा भाई साहब, sec x प्लस c, और ये dx उधर आएगा ही आएगा। तो कहने की मीनिंग ऐसी 1/x का क्या हो जाएगा भाई साहब, log x प्लस c। क्या चमका, बताओ ना यार। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ d/d x का क्या होगा 1, क्या होगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 1 बोले तो कांस्टेंट, 1 बोले तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 होता, क्या होता 10, तो अब इसका क्या हो जाता 10x, क्या हो जाता 10x। तो अभी फ़िलहाल आप इतना जानो, अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका क्या हो जाता है x प्लस c। अब समझना, मैंने आपसे इसका पूछ लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, तो इसका क्या हो गया x, तो आंसर क्या आ गया 10x। और अगर यहाँ पे y होता, अगर यहाँ पे एलिमेंट ऑफ y होता तो यहाँ पे क्या था dy आ जाता, ठीक है ना। तो उसकी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, dy होता तो इसका आता y में। तो ये 7.1 के सारे फॉर्मूले आपको कल तक याद होने चाहिए, बुक में भी लिखे NCERT में भी, और इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। कल से 7.1 का एग्जाम्पल और इंटीग्रल से स्टार्ट कर एक्सरसाइज, ठीक है।